So, okay. Hello everyone. Welcome to Q Physics Academy, and this is Mithun. You know, you are already know TIFR 2026 का जो एग्ज़ाम का डेट है ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गया है. ठीक है, वो बेसिकली दिसंबर का फर्स्ट वीक में जो संडे है उसमें होने वाला है. तो उस एग्ज़ाम का जो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था TIFR 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इसमें हम लोग देखो इस वीडियोस के थ्रू हम लोग लगभग बहुत सारा क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे. तो एक क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से जानेंगे. एक एक क्वेश्चंस के जो थ्योरी है, हर एक थ्योरी को हम लोग अच्छे से डील करेंगे. राइट, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग TIFR का प्रिपरेशंस कर रहे हो एक्चुअली. तो इसमें हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से रीड करते हैं और उसके बेसिस में थ्योरी को पढ़ते हैं, अच्छे से जानते हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. राइट, चलो स्टार्ट करते हैं. सेक्शन ए से बेसिकली जो IPSD का सेक्शंस और PhD का सेक्शन सेम होता है बेसिकली, तो उसी सेक्शन से हम लोग लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. और उसके साथ साथ सेक्शंस बी को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सेक्शंस सी को भी सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे. तो अच्छे से तुम लोगों को आइडिया होगा इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, टैकल करना है एक्चुअली. ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन से देखो, कंसीडर ए ट्राइंगल सबटेंडेड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1. ठीक है, एक रेडियस 1 का एक स्फीयर है. एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, ABC करके पॉइंट गिवन है. तो आप आराम से देख सकते हो जो ABC वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप देख लीजिए. ठीक है, जो यहाँ पे A जो पॉइंट गिवन है बेसिकली 1/2 √3/2 0. B पॉइंट जो गिवन है, ठीक है, जो B पॉइंट गिवन है वो गिवन है -½ √3/2 0. और C जो पॉइंट गिवन है 0 0, 1. तो दिस 3 पॉइंट्स आर बेसिकली गिवन हेयर विथ आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्कल. आप जो यहाँ पे इमेज अटैच्ड है उस इमेज को आप अच्छे से देखिए. ठीक है, तो 3 ग्रेट सर्कल एक्चुअली एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है स्फीयर का सरफेस में. तो एरिया ऑफ द सबटेंडेड बाय दिस ट्राइंगल ऑन द सरफेस तुमको देखना है. उस स्फीयर का जो सरफेस है उसमें जो ट्राइंगल सबटेंडेड हो रहा है उसका तुमको एरिया कैलकुलेट करना है. तो इस तरह का प्रॉब्लम को अगर तुमको सॉल्व करना है, ठीक है, अगर तुमको इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले तुमको जानना होगा जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. एरिया सबटेंडेड बाय ट्राइंगल. okay, spherical triangle. What is the actually this is nothing but spherical triangle. okay, this is nothing but spherical triangle. इसको हम लोग spherical triangle बोलने वाले. okay, इसको हम लोग spherical triangle बोलने वाले. तो ये जो spherical triangle है, इस स्पेरिकल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है हम लोगों को बेसिकली. राइट, तो इसको जो एरिया का फॉर्मूला होता है E/r². तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको इस E का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा. ये आपके जो E का वैल्यू होता है दैट इज़ नथिंग बट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस पाई इंटू r². तो यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा गामा देख लीजिए. अल्फ़ा बीटा गामा सबटेंडेड एंगल बाई 3 ग्रेट सर्कल. ठीक है, तो एक एक ग्रेट सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया. A पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, B पॉइंट में इंटरसेक्ट किया और C पॉइंट में इंटरसेक्ट किया. उसके हिसाब से तुमको क्या हुआ, एंगल मिल गया. तो उसी एंगल का वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको कैलकुलेट करना होगा. तो अगर तुमको इस स्पेरिकल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो तुमको पहले इस स्पेरिकल ट्राइंगल का जो साइड है ABC, यहाँ पे जो ABC जो है इसको तुमको अच्छे से पहले सॉल्व करना होगा. ABC इस सब को अच्छे से तुमको कैलकुलेट कर लेना होगा. ठीक है, ABC का वैल्यू तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना होगा.
देन लॉ ऑफ कोसाइन, इसका फॉर्मूला तुमको लेना होगा। इस फॉर्मूला को लेके तुम अच्छे से इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी का तो वैल्यू गिवन है, ए वेक्टर। तो लेट्स फाइंड आउट द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल का जो साइड होता है उसको हम लोग को पहले कैलकुलेट करना होगा, तो वो पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आराम से बाकी चीज़ भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो 1 बाई 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक एक साइड को, एंड देन हम लोग बाकी कैलकुलेशंस भी कंटिन्यू करने वाले हैं, ओके। तो अब देखिए, फर्स्ट हम लोग जो कैलकुलेशंस करने वाले, फर्स्ट हम लोग जो कैलकुलेशंस करने वाले, कैलकुलेशंस ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल, इसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले ए बी सी का वैल्यू। तो दैट इज नथिंग बट कॉस ए, कॉस ए इज नथिंग बट, अब इसको बी डॉट सी मान लीजिए, दैट इज हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लेंगे, ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ओके। एक सेकंड, थोड़ा सा पेन में दिक्कत आ रहा है, हाँ, ओके। सी वेक्टर, ओके। तो बी वेक्टर तो ऑलरेडी बी का वैल्यू पता है, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस हाफ डॉट जीरो प्लस √3/2 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू 1, so that is equals to 0 plus 0 plus 0, that is equals to 0। so ultimate क्या मिलने वाला है, अल्टीमेट मिलने वाला है cos a, अल्टीमेट मिलने वाला है cos a equals to 0 and that is equals to a equals to तुमको मिलेगा π/2। तो एक साइड का वैल्यू π/2 तुमको मिल गया, ठीक है। सेम वे में हम लोग बाकी कैलकुलेशंस को भी देखते हैं। तो cos b इज नथिंग बट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो सी वेक्टर 0 डॉट ए, इट्स मीन्स हाफ, प्लस 0 डॉट ए 0.3/2 प्लस 0 डॉट 1.0, सॉरी 1.0, तो इट इज़ नथिंग बट अगेन 0, हमको अगेन इसका वैल्यू भी तुमको 0 मिलने वाला है। तो नाउ cos b इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू अल्टीमेट हाफ मिलने वाला है। तो हम लोग साइड कैलकुलेशंस करने, जो ट्राइंगल्स है उस ट्राइंगल का हम लोग साइड को आराम से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इन सिमिलर वे हम लोग cos c का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, साइड ऑफ एंड द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो c इज इक्वल्स टू a डॉट b, तो इट इज इक्वल्स टू a हाफ डॉट हाफ, नो इट्स वेरी इजी, हाफ डॉट माइनस हाफ, यस, प्लस √3 डॉट √3 इंटू 0.0 प्लस 0.0 इंटू 0, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 प्लस 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 2/4 एंड हाफ। So cos c equals to half, so c equals to कितना मिलने वाला है, π/3। तो साइड ऑफ दिस स्पेरिकल ट्राइंगल, जो स्पेरिकल ट्राइंगल का जो साइड है, हर एक स्पेरिकल ट्राइंगल का साइड हम लोग को मिल गया, राइट। सो हेंस द साइड ऑफ द spherical triangle
a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड c इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो एक चीज़ आराम से आप देख लीजिए, हर एक स्पेरिकल ट्राइंगल का जो साइड है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट तो कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले जो इंटरसेक्ट एंगल्स है, ठीक है। इंटरसेक्ट एंगल का मतलब एक बार हम लोग डायग्राम को देखते हैं। जो इंटरसेक्ट एंगल्स है इस अल्फ़ा बीटा गामा, हाँ अल्फ़ा बीटा गामा, इस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जो स्पेरिकल ट्राइंगल्स है, स्पेरिकल एंगल्स है, तो उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग साइड का जो वैल्यू है उसका कोसाइन लॉ अप्लाई करने वाले, यू ऑलरेडी नो राइट। तो लेट्स कैलकुलेट द इंटरसेक्ट एंगल्स, ठीक है। वही बेसिकली हम लोग को चाहिए, है ना, वही बेसिकली हम लोग को चाहिए, राइट। सो ओके, अभी हम लोग क्या देखने वाले, कैलकुलेशंस ऑफ इंटरसेक्ट एंगल। एंगल्स अल्फा बीटा गामा, कैलकुलेशंस ऑफ इंटरसेक्ट एंगल, तीनों एंगल्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले। तो यूज़ क्या हम लोग क्या यूज करने वाले, तो देखो आराम से हम लोग क्या यूज करने वाले। we use कोसाइन लॉ, ठीक है। हम लोग कोसाइन लॉ को यूज करने वाले। तो वो बेसिकली क्या होगा वो देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू that is equals to cos A minus cos B into cos C, okay, into cos C upon sin B into sin C। ये फॉर्मूला था, जस्ट आपको सब्सटीट्यूट करना है। cos A पाई बाई 2, cos B पाई बाई 2, cos C का वैल्यू पाई बाई 3 एंड sin B का वैल्यू पाई बाई 2, sin C का वैल्यू पाई बाई 3। यहाँ पे आप आराम से एक चीज़ देखिए, ठीक है। पाई बाई 2 का वैल्यू भी 0 होता है, cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे 0 मिल रहा है ना, 0 मिल रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू अल्टीमेट 0 मिलेगा। तो ओके, तो cos अल्फ़ा का वैल्यू 0 मिल रहा है, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, पाई बाई 2। तो देखो एक इंटरसेक्ट एंगल तो हम लोगों को मिल गया, दैट इज़ नथिंग बट पाई बाई 2, दैट इज़ नथिंग बट पाई बाई 2 मिल रहा है, राइट। तो इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट another two angles also, beta and gamma। So okay, so now cos beta is equals to cos B minus cos C into cos A upon sin C into sin A, okay, सो दैट इज इक्वल्स टू, अभी क्या मिलने वाला है, जस्ट आपको सब्सटीट्यूट करना है, हर एक वैल्यू को आपको 1 बाई 1 सब्सटीट्यूट कर लेना है इस यहाँ पे। तो cos B का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस cos C का वैल्यू पाई बाई 3 है, और cos A दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ओके। sin C पाई बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 2। अब क्या क्या आराम से देखिए फिर से, cos पाई बाई 2 इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू भी 0 मिलने वाला है। तो अल्टीमेट कितना मिलेगा, इसका वैल्यू अगेन 0 मिलने वाला है, राइट। तो सो cos बीटा इज इक्वल्स टू 0,
तो यहाँ से आपको बीटा का वैल्यू भी π/2 मिल रहा है, बीटा का वैल्यू भी तुमको π/2 मिल रहा है। इन द सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट अल्फा बीटा गामा। सो ओके, cos gamma that is equals to cos C minus cos A into cos B sin A into sin B. So okay, π/3 minus cos π/2 into cos π/2 sin π/2 into sin π/2. So that is equals to ओनली तुमको हाफ मिलने वाला है ना गामा का। तो यहाँ से तुम आराम से गामा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू π/3। तो देखो हम लोग हर एक इंटरसेक्ट एंगल तो कैलकुलेट कर लिया, अभी ई कैलकुलेट करना है ना, ई कैलकुलेट करना है। तो नाउ E is equals to alpha plus beta plus gamma minus pi, ये कैलकुलेट करना है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू π/2, बीटा इक्वल्स टू π/2, गामा इक्वल्स टू π/3 इक्वल्स टू माइनस, तो दैट इज इक्वल्स टू पाई प्लस π/3 माइनस पाई। तो पाई एक दूसरे से कैंसिल आउट कर रहा है, तो अल्टीमेट तुमको मिल रहा है π/3। ई का वैल्यू तुमको π/3 मिल गया। ओके, तो नाउ you can easily calculate the value of area of this spherical triangles. Okay, so now area of the spherical triangle H A equals to E into R square. E is nothing but π/3 into R square, बट यहाँ पे जो यूनिट स्फीयर था उसका रेडियस तो 1 था यूनिट स्फीयर के लिए, तो अल्टीमेट तुमको क्या मिल रहा है π/3। ठीक है, तो एरिया जो मिल रहा है एरिया मिल रहा है π/3। तो आप आराम से इस क्वेश्चंस का आंसर तुम मैच कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर π/3, मतलब ऑप्शंस ए के साथ ये वाला क्वेश्चंस का आंसर सही हो रहा है। तो इसी तरह आप किसी भी स्फेरिकल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, अगर जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। तो हर एक इंटरसेक्ट पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो तुम आराम से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। सो मैंने एक बेसिक जनरलाइज्ड थ्योरी तुमको बता दिया, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना है, वो मैंने यहाँ पे डिटेल्स डिस्कशंस किया। ओके, आई होप you learned from this discussion something. Okay, so you learned something from this discussions, and one thing please visualize the pictures what I actually implemented in this calculations. Okay, so this is the questions 1, and from this questions 1 we get options A, and that is π/3. Next move on to the question number 2, and okay, let's move on to the question number 2. So what is the question number 2? That is very very important. Yes, that is the question number 2. Yes, so थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करते हैं, ठीक है, आराम से इसको समझने के लिए। आई होप दिस पार्ट इज विजिबल फॉर यू। ओके, तो क्वेश्चंस क्या बोला है, देखो क्वेश्चंस में एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशंस गिवन है। EMT से क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं टीआईएफआर वालों ने, राइट। तो टीआईएफआर वालों ने ऐसे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज द फिगर ऑन द राइट सो ए रेगुलर पेंटागन, एक रेगुलर पेंटागन गिवन है, एंड द ब्लैक सॉलिड सर्कल, दिस ब्लैक सॉलिड सर्कल ऑन इट्स वर्टेक्स रिप्रेजेंट पॉइंट चार्ज विथ चार्ज माइनस क्यू। ओके, हर एक का चार्ज तुम माइनस क्यू मान लेते हो, हर एक का चार्ज एक्चुअली माइनस क्यू है। देयर इज नो चार्ज एट द पोजिशंस ऑफ द वाइट सर्कल एट आर। ओके, यहाँ पे नो चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस पोजिशंस में चार्ज नहीं है। ओके, एंड प्लेस एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन, राइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। तो तुमको इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस कन्फिगरेशंस। तो वेरी बेसिक है, पेंटागन है, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर से, है ना, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर से। तो एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के लिए सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली जीरो होता है। क्या होता है? जनरली जीरो होता है ना। तो फॉर सिमेट्रिक configurations, for symmetric configurations net electric field is zero. Net electric field is zero. This means E net इज इक्वल्स टू जीरो। तो ई नेट तुमको जीरो मिल रहा है ना, ई नेट तुमको जीरो मिल रहा है। इसका मतलब तुम ये मान सकते हो E1 वेक्टर्स प्लस E2 वेक्टर्स प्लस E3 वेक्टर्स प्लस E4 वेक्टर्स प्लस E5 वेक्टर जीरो। बट तुमको क्या कैलकुलेट करना है पता है? यहाँ पे ना तुमको E5 कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ओके, तो basically E1, E2, E3, E4, E5, the electric field at the center from corresponding charge. Okay, please note down here EI vector is the, oh this is not visible, right? Okay, okay, good. EI is the electric field at the center O due to the charge at the vertex. वर्टेक्स में जो चार्ज है उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस कैसे होता है? मान लेते हैं हम लोग ith चार्ज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, सो नाउ EI वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 0 माइनस RI वेक्टर्स अपॉन RI वेक्टर का मॉड क्यूब। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है ना। सेंटर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर एंड चार्ज बेसिकली वर्टेक्स में है, थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 0 माइनस RI किया है। R2 माइनस R1 होता है ना, R2 माइनस R1 वही हम लोगों ने किया, राइट। R2 माइनस R1, ओके। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q के प्लेस में हम लोग माइनस Q डाल सकते हैं। हर एक का मैग्नेटिक, हर एक का चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है हर एक वर्टेक्स में, एक्सेप्ट जो वाइट डॉट है उसमें चार्ज नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो क्वेश्चंस में वहाँ पे चार्ज नहीं है, ठीक है, बस उस पॉइंट से वह बट तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट से चाहिए। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो तुमको चाहिए सेंटर में। अगर वहाँ पे चार्ज होगा, अगर वहाँ पे चार्ज होता है तो उसके वजह से सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वही तुमको पूछ रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ओके,
that is equals to minus ri vectors upon ri mod cube. ओके तो इस तरह का प्रॉब्लम अच्छे से डील करना आना चाहिए स्टूडेंट लोगों को। तो हम लोग सीख रहे हैं एक्चुअली आराम से। तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ओके 1/4πε0 क्यू आर आई वेक्टर्स आर आई क्यूब। तो दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन हम लोगों ने एक डेवलप किया। तो यस हम लोग ये बोल सकते हैं E1 वेक्टर्स इक्वल्स टू E2 वेक्टर्स, E3 वेक्टर्स, E4 वेक्टर्स दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू आर वेक्टर्स अपॉन आर क्यूब, है ना। हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नो सॉरी नॉट इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यही बोल सकते हैं ना। तो इधर से मैं इसको लिख सकते दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली E1 वेक्टर्स प्लस E2 वेक्टर्स प्लस E3 वेक्टर्स प्लस E4 वेक्टर्स दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू आर अपॉन आर क्यूब। हम लोग ये बोल सकते हैं। नाउ द फ्रॉम इक्वेशंस 1 2, तो देखो अभी इस इक्वेशंस का हम लोग हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशंस है इसका हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। तो इसके हेल्प लेके हम लोग देखेंगे E5 का वैल्यू कितना हो रहा है एक्चुअली, ठीक है E5। सो now E5 vectors equals to minus of E1 vectors plus E2 vectors plus E3 vectors plus E4 vectors. So that is equals to minus QR vectors upon 4πε0 r cube, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी तुमको पूछेगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस। देखो एक बार क्वेश्चंस को हम लोग रीड करते हैं, इससे तुमको और भी डिटेल्स अच्छे से आइडिया हो जाएगा। The figure on the right so a regular pentagon. The black solid circle on its vertex represent point charges, okay, with charge minus q. There is no charge at the positions of white circle at r. So the at r from the origins and placed at the center of the pentagon. The electric field at O each given by, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अभी वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिमेट्री है, एक दूसरे से तो कैंसिल आउट होगा, है ना। सिमेट्री है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचा होगा, राइट। तो वही है बेसिकली, और उसका वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अंडरस्टूड। मतलब सिमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूज किया है और कुछ नहीं, ठीक है। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज किया है और कुछ भी नहीं किया हम लोग इधर। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मतलब कुछ हम लोग इतना ज़्यादा थ्योरी हम लोग कवर नहीं किया इधर। एकदम बेसिक सा प्रॉब्लम पूछा था TIFR वालों ने। ऐसा नहीं तुम ऐसा नहीं सोचो they asked very difficult questions. No, it's not like that. They asked very simple questions many times. Yes, definitely we know that they asked many times hard questions. We know many times they asked conceptual questions, but they asked very simple questions also. So if you cover all the syllabus, all the concept in proper way, then you can definitely solve any kind of questions, conceptual questions, very easy questions, and top to moderate questions. Okay, that is the TIFR exams. Okay, next move on to the question number 3. And question number 3, yes, very good. Yes, this is the questions what they ask.
consider a two-dimensional insulating solid crystals. Okay, that is a two-dimensional insulating solid crystals at low temperatures. At low temperatures, how does the specific heat at constant area? How does the specific heat at constant area, where epsilon is the average energy per unit area, depend on time? ओके, तुम्हारे पास एक टू डायमेंशनल इंसुलेटिंग सॉलिड क्रिस्टल्स है. तो देखो, एक इंसुलेटिंग क्रिस्टल्स है, अच्छे से समझ लो, एक इंसुलेटिंग क्रिस्टल्स है. अगर वो एक इंसुलेटिंग क्रिस्टल्स होगा तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ मिलेगा ना, वो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से मिलेगा. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है. ठीक है, तो लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से तुमको सारे प्रॉपर्टीज़ मिलने वाले हैं. तो लैटिस वाइब्रेशन में बेसिकली फोनॉन्स का हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं, फोनॉन्स का कंसेप्ट. ठीक है, तो फोनॉन्स का बेसिकली क्या होता है, जो एनर्जी होता है एच का ओमेगा होता है, हम लोग को पता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इधर एक डेंसिटी मोड मतलब फोनॉन मोड कैलकुलेट कर लेते हैं. फोनॉन मोड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो अगर फोनॉन मोड अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम्स हम लोग अच्छे से डील कर पाएंगे, है ना. तो देखते हैं ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सल्यूशंस हम लोग कितनी अच्छे से कर सकते हैं. ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी गुड वे. तो यहाँ पे मैंने बोला ये जो प्रॉब्लम्स था, इस प्रॉब्लम बेसिकली टू डायमेंशनल इंसुलेटिंग क्रिस्टल्स के लिए था. थोड़ा सा जूम इन जूम आउट हो गया, सॉरी. यस, आई होप इट इज़ विजिबल. यस, इट इज़ विजिबल. तो मैंने जो बोला, जो प्रॉब्लम्स था, दिस इज ए टू डायमेंशनल क्रिस्टल्स. थोड़ा बहुत हम लोग थ्योरी को कवर करते हैं, है ना. तो सो वी हैव टू डायमेंशनल इंसुलेटिंग सॉलिड क्रिस्टल्स. टू डायमेंशनल इंसुलेटिंग सॉलिड क्रिस्टल्स. ओके, तो यहाँ पे इंसुलेटिंग बोला है. इंसुलेटिंग का मतलब जो हीट कैपेसिटी कमिंग फ्रॉम द, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं जो हीट कैपेसिटी comes only from the lattice vibrations. Okay, from the lattice vibrations, it means phonons की वजह से, not from free electron theory, not from फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है. तो देखो, एक सॉलिड क्रिस्टल्स होता है, लैटिस वाइब्रेशन का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे. तो एक्चुअली क्या होता है इसमें, वी आर ऑलरेडी नो इन ए सॉलिड क्रिस्टल्स. ठीक है, इन्हें सॉलिड क्रिस्टल्स, एक सॉलिड क्रिस्टल्स में क्या होता है, एटॉम्स आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशंस. इक्विलिब्रियम पोजीशंस में होता है, राइट. आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशंस, इक्विलिब्रियम पोजीशंस में होता है, ये हम लोग को पता है. ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशंस में ही होता है. तो अभी देखना है जो कलेक्टिव वाइब्रेशंस किसके थ्रू हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, द कलेक्टिव, द collective vibration
described by phonons. Okay, described by phonons. phonons के थ्रू हम लोग देखने वाले. phonons is nothing but a quantized sound wave. We already know, है ना. इट इज क्वांटाइज्ड साउंड वेव होता है एक क्वांटाइज्ड साउंड वेव से. तो इच फोनोन्स का जो एनर्जी होता है ये भी पता है. इच फोनोन, तो एनर्जी ऑफ फोनोन्स एच काट ओमेगा के ये होता है बेसिकली, है ना. तो इसी का कंसेप्ट हम लोग इधर कैलकुलेट करेंगे. तो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं एनर्जी ऑफ ईच मोड, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मोड. ऑफ ईच मोड एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. h cut omega a to the power h cut omega kbt minus 1 and that is from BE statistics. हम लोग BE statistics यूज करके हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी को इसलिए बोल रहे इधर क्योंकि थ्योरी के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है. इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं बाद में बता दूंगा, ऐसा नहीं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताऊंगा. तुम लोग एग्जाम में जस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ही तुमको यूज करना है. बट इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं एकदम से डिस्कशंस करना हूँ, कैसे हर एक प्रॉब्लम को देखना है तुमको, बस वही देख रहा हूँ. ठीक है, तो एनर्जी तो मिल गई. नेक्स्ट हम लोग नंबर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्टेट, इट्स मीन्स नंबर ऑफ मोड्स कैलकुलेट करते हैं. तो वो भी देख लेते हैं. नंबर ऑफ मोड्स है ना, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट. कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको, डेंसिटी ऑफ स्टेट को n ऑफ k दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k क्यूब. इसको हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर फॉर 3D, दैट इज फॉर 3D. ओके, अगर इसको 2D के फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर. सो g ऑफ ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, दैट इज 2D. ओके, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट तो तुमको मिल गया, है ना. तो अभी कैलकुलेट करने वाले टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे. टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया. नाउ टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले. तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है 0 to infinity डेंसिटी ऑफ स्टेट g ऑफ ओमेगा साइलम ओमेगा इंटू डी ओमेगा. ओके, सो डेंसिटी ऑफ स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, g omega is equals to h cut omega to the power h cut omega kbt minus 1 into d omega. so यहाँ से h cut को तुम बाहर ले लो, 0 to infinity. ओके, से बाहर ले लो तो 0 to infinity ओमेगा स्क्वायर e to the power h cut omega kbt minus 1 d omega. यही होने वाला है ना. तो नेक्स्ट कैलकुलेशंस को और भी इलैबोरेट करते हैं. तो मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू h कट ओमेगा अपॉन के टी. सो ओमेगा इक्वल्स टू के बी टी अपॉन h कट इंटू एक्स. सो डी ओमेगा इक्वल्स टू के बी टी अपॉन h कट इंटू डी एक्स. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशंस. सो Psilon is equals to a h cut into 0 to infinity kbt upon
h কাটের হোল স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার kbt upon h cut into dx upon e to the power x minus 1. ओके, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू a kbt एयर होल क्यूब अपॉन h कट स्क्वायर इंटू 0 to infinity एक्स स्क्वायर e to the power x minus 1 dx. तो जो इंटीग्रेशन पार्ट है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू होता है ना. सो उसको हम लोग मान सकते हैं a इंटू के बी टी एयर होल क्यूब अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट. कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है. तो एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब तुमको मिल गया. तो एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब. तो तुमको एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने के नहीं बोला, उधर बोला स्पेसिफिक इंटेंसिटी, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना होगा. तो नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कैलकुलेशंस. सो स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल्स टू डी एप्सिलॉन अपॉन डी टी. तो सी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी इंटू टी क्यूब. तो सी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. तो यही बेसिकली पूछा था. एट लो टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट फॉर 2D इंसुलेटिंग क्रिस्टल्स के लिए कि टी के साथ कैसे वैरी होगा, दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. तो तुमको एक ट्रिक याद रखना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ. एक जस्ट तुमको एक ट्रिक याद रखना है. अगर डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन डी होता है, डी का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है. उसके लिए है ना, उसके लिए तुमको जो नंबर ऑफ अवेलेबल मोड्स होता है, नंबर ऑफ अवेलेबल मोड्स और डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, उसको अगर तुमको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देखना है, दैट इज इक्वल्स टू डी माइनस वन, ओमेगा टू दी पावर डी माइनस वन. वेरी सिंपल है. और एक जो देखना है तुमको एनर्जी पर मोड और एनर्जी पर यूनिट एरिया. एनर्जी पर मोड देखना है, तो दैट इज इक्वल्स टू डी टू दी पावर डी प्लस वन. बस इस दोनों फार्मूला को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछ लेता है ये लोग. ओके, तो देखो आज के क्लास में हम लोग TIFR का 3 प्रॉब्लम हम लोग अच्छे से डिस्कशंस किया. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. देखो TIFR का प्रॉब्लम ऐसा नहीं, जैम का जैसा नहीं होगा, एक दिन में तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ऐसा भी GS का क्वेश्चन में जैम, अगर तुम TIFR और GS का क्वेश्चन देखोगे, इसमें तुम इस 40 मिनट के वीडियो में ना ज़्यादा क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा थ्योरी है. तो हर एक थ्योरी को तुमको अच्छे से देखना होगा. तो थ्योरी अगर हमको तुमको देखना है अच्छे से, तभी जाकर तुम कुछ अच्छे सीख पाओगे, ठीक है. इसलिए मैंने इधर हर एक का फॉर्मूला मैंने सिर्फ नहीं लिखा, उसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, किस वे में कैलकुलेट करना है, ये मैंने इधर थोड़ा बहुत डिस्कशंस किया. हाँ ये ठीक है, इधर हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस किया. बट जब हम लोग पूरा प्लेलिस्ट में से जब TIFR का 2025 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद ऐड ऑन होगा, तो तुम लोग देखना बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग सीख के थ्योरी के रिलेटेड. तो ऐसे हम लोग सीखेंगे, ठीक है. तो अगर ये वाला वीडियो तुमको थोड़ा अच्छा लगा है, कुछ कॉन्सेप्ट तुमने लर्न किया है इस वीडियो के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्त के साथ शेयर करो, ठीक है, और बने रहिए चैनल के साथ. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. I mean next interesting TIFR question discussions videos. Okay, thank you.